हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इनके बीच कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि उस काल में पाटलिपुत्र या मगध सत्ता का केंद्र न रहा बल्कि कन्नौज हो गया था। तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने किस प्रकार से आपस में संघर्ष किया और इनके संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये उस समय के देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत का जो नक्शा है, इसमें देखिए किस प्रकार से पूर्व मध्यकाल में अपने देश में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राजवंशों का शासन था। यहाँ पर देखिए कश्मीर में था, फिर उसके बाद देखिए पंजाब वाले क्षेत्र में था, उसके बाद राजस्थान के क्षेत्र में था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर गढ़वालों का शासन उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर गहलोतों का शासन था, फिर यहाँ पर कलचुरी वंश का शासन था, फिर यहाँ पर देखिए मगध में भी जो पूर्ववर्ती शासक थे उनका था, फिर उसके बाद देखिए उड़ीसा में छोटे छोटे शासकों का शासन था, यहाँ देखिए कलिंग में था, इसके बाद देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूटों का था, उसके बाद देखिए चालुक्यों का था, काकतीय का था। तो ढेर सारे ऐसे होयसल थे, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजवंशों का शासन इस समय चल रहा था। यहाँ पर देखिए बंगाल में गौड़ वंश का था, पाल वंश का था। तो छोटे छोटे राजवंशों ने इस काल में भारत पर शासन किया और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष भी किया, और इस संघर्ष का परिणाम क्या निकल कर आता है इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये 700 से लेकर 1030 ईस्वी के भारत का जो तस्वीर है, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ देखिए जो विदेशी शासक आए थे उनके द्वारा शासन स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए शाहियों का शासन था, इसके बाद देखिए यहाँ कश्मीर में श्रीनगर पर, उसके बाद यहाँ देखिए गुर्जर प्रतिहारों का था, उसके बाद यहाँ पर पाल और सेन का था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ परमारों का शासन था, यहाँ राष्ट्रकूट थे, यहाँ चोल थे, तो यहाँ कलचुरी थे। तो ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे राजवंशों ने इस काल में भारत पर शासन किया और आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष किया। अब हम लोग देखिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत। तो पूर्व मध्यकालीन भारत देखिए अपने देश के इतिहास में लगभग 750 से 1200 ईस्वी या कभी कभी 1206 ईस्वी में माना जाता है, जब अपने देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो उसके मध्य का जो इतिहास होता है वो पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। देखिए, भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी के काल को पूर्व मध्यकाल माना जाता है। इस काल में उत्तर एवं दक्षिण भारत में विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था और ये राजवंशों ने 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य स्थापित किए। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत शासक जो है वो इस काल में देखे गए। इनमें देखिए, इसलिए इस युग के इतिहास को कुछ इतिहासकारों ने राजपूत युगीन इतिहास भी कहकर पुकारा है। इन शासकों में जो प्रसिद्ध थे वो पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, परमार थे, गढ़वाल थे, चौहान थे, चंदेल थे तथा सोलंकी थे। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे शासक भी थे। अब देखिए, इस समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि गुप्तों के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राजाओं ने आपस में संघर्ष किया और भारत की राजनीति को प्रभावित किया। उसके बाद हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन ने भी भारत की राजनीति में बहुत कुछ योगदान दिया और उसकी मृत्यु के बाद इस प्रकार से इन राजवंशों का अभ्युदय हुआ। देखिए, 5वीं सदी के अंत अथवा 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया था तो विदेशों से हुनों के होने वाले आक्रमण तथा आंतरिक विघटन गुप्त साम्राज्य के
पतन के प्रमुख कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इनके द्वारा देखिए पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज के रूप में उत्तरी भारत के एक नवीन राजनीतिक केंद्र का उदय किया गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि इस काल के भारत को राज्य के अंदर राज्य का काल भी कहना उचित होगा। इस काल के दौरान देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह था सामंतवाद का उत्कर्ष, यानी इस काल में एक नई व्यवस्था शुरू हुई जिसको सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। और यही सामंतवादी व्यवस्था जो है अपने देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि उन्होंने इस फूट का फायदा उठाया, इस सामंतवादी व्यवस्था का फायदा उठाया, जिससे अपने देश पर शासन स्थापित किया। देखिए इसने भारतीय इतिहास को प्राचीन से मध्यकाल में रूपांतरित कर दिया। इसमें देखिए हम लोग शुरू में अभी पूर्व मध्यकाल में पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस प्रकार का जो ये चार्ट है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पालों के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, प्रतिहारों के कौन से थे और राष्ट्रकूटों के कौन से थे जिन लोगों ने अपने देश में उस काल में शासन किया। देखिए पालों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो गोपाल था। इसने इस वंश की स्थापना की थी, जिसने 750 लेके 770 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद देखिए इसके पुत्र धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक, इसके बाद देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक, उसी के बाद देखिए बिग्रहपाल ने 850 से 854, नारायण पाल ने 854 से 898 ईस्वी, महिपाल प्रथम ने 988 से 1038 ईस्वी, उसके बाद देखिए रामपाल ने 1075 से 1126 ईस्वी, और उसके बाद मदन पाल ने 1144 से 1162 ईस्वी। इनके बीच में भी कुछ और छोटे छोटे शासक थे जिन्होंने बहुत अल्प अवधि के लिए शासन किया, तो उनका नाम इसमें नहीं है। आगे की जो क्लास है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए प्रतिहारों ने भी इस देश में शासन किया। उनका देखिए संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसने 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद वत्सराज ने शासन किया 775 से 800 ईस्वी तक। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने 800 से 833 ईस्वी तक। इसके बाद इनका जो महान शासक मिहिर भोज था उसने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद महेंद्र पाल प्रथम ने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद महिपाल प्रथम ने 912 से 944 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद देखिए राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की और उसने 735 से 756 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद कृष्ण प्रथम ने 756 से 774 ईस्वी तक। इसके बाद ध्रुव ने 780 से 793 ईस्वी तक। इसके बाद गोविंद तृतीय ने 793 से 814 ईस्वी तक। उसके बाद अमोघ वर्ष ने 814 से 878 ईस्वी। उसके बाद कृष्ण द्वितीय ने 878 से 914 ईस्वी। उसके बाद इंद्र तृतीय ने 915 से 927 ईस्वी, और कृष्ण तृतीय ने 934 से 963 ईस्वी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश पर अपना शासन चलाया। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पाल वंश के बारे में देखिए, जैसा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, और इसके बाद जो देखिए महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि गोपाल जो है बहुत अल्प अवधि तक शासन कर पाता है और यह पाल वंश का विस्तार उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, लेकिन महिपाल जो है इसने इस वंश का विस्तार बहुत बेहतर तरीके से किया, इसलिए इसको दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। पाल वंश का शासन देखिए बंगाल के गौड़ प्रदेश में था। पाल शासक देखिए बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी ये लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। पाल शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। सुलेमान नामक अरब यात्री ने पाल राज्य को रुहमा या धर्मा के नाम से पुकारा है, और इसको संक्षेप में इन्होंने धर्मपाल के नाम से भी जोड़ा है। इसके बाद देखिए गोपाल ने अपनी उत्पत्ति सूर्य वंश एवं समुद्र से बताई है। इतिहासकारों के द्वारा कई साक्ष्यों में यह चीज मिली है। उसके बाद देखिए गोपाल ने ही ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बिहार की स्थापना की थी, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए धर्मपाल शासक बनता है, और धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी देखिए उपाधि
समकर, परम सौगात, परमेश्वर, विक्रमशील के रूप में पाई गई है साक्ष्यों में। देखिए धर्मपाल के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष की ही शुरुआत हुई थी, यानी जब पाल वंश के शासकों में धर्मपाल ने शासन करना शुरू हुआ तो उसी समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। धर्मपाल ने एक बार कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और यहाँ समस्त उत्तरापथ के राजाओं की एक सभा भी बुलाई थी। खालिमपुर के लेख से पता चलता है कि कुरु, यदु, अवंती, गंधार, कीर, भोज, मत्स्य एवं मद्र के राजाओं ने धर्मपाल के द्वारा जो कन्नौज की गद्दी पर बैठाए गए चक्रायुध को राजा स्वीकार कर लिया था। इसने देखिए यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी और इसमें जितने भी उत्तर भारत के शासक थे, छोटे छोटे राजा थे, उनको बुलाया था और उन लोगों ने धर्मपाल के द्वारा जो कन्नौज की गद्दी पर एक शासक को बैठाया गया था जिसका नाम चक्रायुध था, इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन थोड़े समय के लिए ही धर्मपाल का प्रभुत्व संपूर्ण उत्तर भारत में फैल पाया था। उसके बाद इसने अपने आप को धार्मिक कार्यों में लगा दिया और उसके लिए देखिए 11वीं शताब्दी के चंपू काव्य में उदय सुंदरी कथा के लेखक शोडकल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन भी पुकारा है। धर्मपाल देखिए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, गोविंद तृतीय एवं प्रतिहार शासक नागभट्ट से पराजित हुआ था। धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से विवाह किया था और उसने पाटलिपुत्र के पुराने वैभव को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया। इसने यानी पाटलिपुत्र में भी बहुत सारे कार्य किए, कई धार्मिक और शैक्षिक केंद्रों को स्थापित किया। इसने देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किया। तारानाथ के अनुसार उसने लगभग 50 विद्या केंद्रों की स्थापना पाटलिपुत्र में करवाई। इसके अलावा उसने देखिए नालंदा का पुनरुद्धार किया तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं वारंद के सोयपुर में सोमपुर विहार की भी स्थापना की, जिसके अवशेष देखिए पहाड़पुरा से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा देखिए इसने बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था। हरिभद्र अष्ट सहस्त्रिका प्रजन्य पारिमिता के रचना भी की थी। अब देखिए देवपाल के बारे में आते हैं। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक शासन करता है। देवपाल ने देखिए अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था और इसकी भी उपाधि परम सौगात थी। इसके समय में पाल वंश की कीर्ति अपने चरम पर थी। देवपाल देखिए राजकुमारी थी, रन्ना देवी की संतान था और यह पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक भी माना जाता है। इसके विषय में बताया जाता है कि उसने असम, ओडिशा, सुदूर दक्षिण में कांची के पल्लवों एवं रामेश्वर तक विजय प्राप्त की थी। इसने हूणों, द्रविड़ गुर्जरों के अहंकार का भी दमन किया था। देवपाल का सेनापति उसका चचेरा भाई जयपाल था, जिसने अनेक युद्ध देवपाल की तरफ से लड़े थे। इसी के समय देखिए जावा यानी जिसको उस समय यवभूमि के नाम से जाना जाता था, वहां का शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव नालंदा में एक विहार बनवाया था। देवपाल ने इसके रख रखाव के लिए धर्मरत्न के लेखन हेतु 5 गांवों को दान में भी दिया था। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि इसने ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। उसके अलावा देखिए तारानाथ ने इसको बौद्ध धर्म की पुनः स्थापित करने वाला व्यक्ति भी कहा, यानी बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने वाला व्यक्ति इसको माना गया है। उसके बाद देखिए अनकोरा यानी एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें एक अज्ञात ताम्रपत्र से पाल शासक महेंद्रपाल का अस्तित्व प्रमाणित होता है। महेंद्रपाल देखिए देवपाल का पुत्र बताया जाता है और इसके बाद कुछ अन्य छोटे छोटे पाल शासकों ने भी इस देश में शासन किया था, जिनमें देखिए विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय एवं विग्रहपाल द्वितीय, कई लोग इस प्रकार से शासन करते हैं। विग्रहपाल ने राज्य की रक्षा के लिए यज्ञ भी किया था, ऐसा प्रमाण स्रोतों में मिलता है। उसके बाद देखिए नारायणपाल का बादल अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें देवपाल को म्लेच्छ विजेता भी बताया गया है, यानी उस समय हुड़ों को म्लेच्छ के नाम से पुकारा जाता था।
उसके बाद देखिए महिपाल प्रथम इसका शासक बनता है। इसी के समय में राजेंद्र चोल ने विक्रम चोल के नेतृत्व में 1023 ईस्वी में अपनी सेना बंगाल भेजी थी और विक्रम चोल एवं सेनापति दंडनाय ने महिपाल प्रथम को हरा दिया और यहाँ से गंगा जल चोल राज्य में ले गए। सारनाथ में स्थित काशी क्षेत्र से जो एक लेख प्राप्त हुआ है वहां महिपाल के अधिकार का सूचक बताया गया है। इसके बाद देखिए नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय, रामपाल नामक व्यक्ति शासक बनते हैं। रामपाल के बारे में देखिए संध्याकर नंदी ने बताया है कि रामपाल को राम तथा स्वयं को वाल्मीकि के रूप में अपनी पुस्तक रामचरित में उन्होंने वर्णित किया है। संध्याकर नंदी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रामचरित, जिसमें उन्होंने स्वयं को वाल्मीकि बताया है और रामपाल को राम के रूप में उसमें वर्णित किया है। रामपाल ने राष्ट्रकूटों की मदद से कैवर्त वंश के भीम से वारेंद्री को जीता था। ने अपने मामा मथन देव की मृत्यु से अपने आप को इतना आघातित किया कि उसने मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। यानी इसके जो मामा मथन देव थे इन्होंने बहुत ही मदद की थी इसकी, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और ज्यादा जाकर नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। रामपाल के बाद देखिए कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल नामक शासक भी होते हैं और मदनपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद देखिए पाल शासकों के काल में ही अतीश, दीपंकर एवं शांतरक्षित नामक जो बौद्ध विद्वान थे उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उसके फलस्वरूप वहां से धर्म स्वामी नामक एक विद्वान व्यक्ति भारत आया था। तो इस प्रकार से देखिए पाल वंशों का पूरा तरह से राजनीतिक क्रियाकलाप चला और इन्होंने क्या क्या काम किए अपने देश में, ये सब चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों ने किस प्रकार से अपने देश में शासन चलाया और इनकी क्या उपलब्धियां रही। देखिए इनका संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। इनका देखिए आदि पुरुष यानी प्राचीन व्यक्ति जिसने इस वंश को अस्तित्व में लाया उसको हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। इनकी देखिए प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी। इसके बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहली बार हुआ, यानी जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें सबसे पहली बार गुर्जर जाति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ग्वालियर के अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। वेनसांग ने गुर्जर राज्य को कुचेलो तथा इनकी राजधानी भीनमाल को पिलोमोलो के नाम से पुकारा है। यह गुर्जरों को छत्री भी बताता है। उसके बाद देखिए जो मुसलमान अरब यात्री सुलेमान आया था 825 ईस्वी में, उसने कहा था कि प्रतिहार राज्य जीभ की आकृति के समान था और डाकुओं से पूर्णतया सुरक्षित था। यानी इसमें उन्होंने प्रतिहारों की प्रशंसा की है। उसके बाद देखिए एक अन्य यात्री जो था अल मसूदी, उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुज्र के नाम से पुकारा है और अल मसूदी के द्वारा कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों के पास 1,80,000 गांव एवं शहर थे जो 2000 किलोमीटर की लंबाई और 2000 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत थे। इसके बाद देखिए गुर्जरों का उल्लेख मणिमेखलई नामक दक्षिण भारतीय ग्रंथ में भी किया है एवं अहेल अभिलेख में किया गया है। उसके अलावा देखिए तैत्तरीय ब्राह्मण में प्रतिहारी नामक वैदिक याजकों का भी उल्लेख मिला है। गुर्जर प्रतिहार के 3 शाखाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें इनकी सबसे प्रमुख जो शाखा थी वो उज्जैन अवंती में शासन करती थी और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल स्थान उज्जैन बताया गया है। इसके बाद देखिए इतिहासकार स्मिथ ने कहा है कि ये लोग प्रतिहारों के मूल क्षेत्र श्रीमाल या भीनपाल में थे, लेकिन इसको अब पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ये लोग कन्नौज के प्रतिहारों के मूल क्षेत्र श्रीमाल या भीनमाल से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये लोग उज्जैन से संबंधित थे। इसके बाद देखिए नागभट्ट प्रथम, इसने देखिए अरब शासक जुनैद को हराया था। इसी कारण इसे ग्वालियर अभिलेख में
म्लेच्छों का विनाशक भी कहा गया है। यह देखिए उज्जैन के प्रतिहार वंश का पहला शासक भी था। इसके बाद देखिए वत्सराज। वत्सराज देखिए गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। जैसे पालों में धर्मपाल के समय, उसी प्रकार से इनमें वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराया, जिसके कारण वत्सराज को राजपूताना यानी मारवाड़ के मरुस्थल में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा था। वत्सराज को धर्मपाल से छीने गए श्वेत राज छत्र को भी समर्पित करना पड़ा था। इसके बाद देखिए नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है और उसने सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहारों की राजधानी भी बनाया था। इसने देखिए चौहानों को अपना सामंत बना लिया था और नागभट्ट द्वितीय ने देखिए मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को भी हराया था। लेकिन नागभट्ट जो है राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार गया था। इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से ये हार गया। जैन लेखक चंद्रप्रभा सूरी के प्रभावत प्रशस्ति से नागभट्ट द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नागभट्ट द्वितीय के विषय में बताया जाता है कि उसने आनर्त, मालवा, किरात, तुरुस्क एवं वत्स को भी पराजित किया था। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ एवं कलिंग को भी विजित किया था। उसके अलावा देखिए इतिहासकारों के द्वारा कई साक्ष्यों में पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में डूबकर जल समाधि ले ली थी। इसके बाद देखिए रामभद्र एवं मिहिर भोज क्रमशः शासक हुए। मिहिर भोज के वराह एवं दौलतपुर लेख से रामभद्र के काल की प्रशासनिक निर्बलता का बोध होता है और उसके द्वारा भूमि दानों का पुनः अनुमोदन न करने का प्रमाण मिलता है। अब हम लोग आते हैं मिहिर भोज के बारे में, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसने देखिए 836 से 883 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी उपाधि आदिवराह तथा प्रभास के रूप में अभिलेखों में प्राप्त हुई है। मिहिर भोज के देखिए जो अभिलेख थे उसमें देखिए वराह ताम्रलेख था, जिसमें बताया जाता है कि यह मिहिर भोज के द्वारा लिखवाया गया पहला अभिलेख है और इसे महोदय नगर कन्नौज से निर्गत किया गया था। इस लेख में कोई तिथि अंकित नहीं है, इसी में उसकी उपाधि आदिवराह के रूप में प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों एवं उनकी वंशावली ज्ञात करने का मुख्य साधन प्राप्त हुआ, यानी ग्वालियर अभिलेख से ही इनकी राजनीतिक उपलब्धियों और वंशावली का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए दौलतपुर अभिलेख में इसमें मिहिर भोज को प्रभास के रूप में संबोधित किया गया है। पंजाब के पेहोवा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें घोड़ों के क्रय विक्रय के लगने वाले बाजारों का उल्लेख है। फिर उसके बाद देखिए मिहिर भोज का एक खंडित लेख दिल्ली में पुराना किला से भी प्राप्त हुआ है, जहां उसके अधिकार का सूचक बताया जाता है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था और इसका उल्लेख कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी किया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है कि अगस्त ऋषि ने तो केवल एक बिंद पर्वत की वृद्धि रोकी थी, किंतु भोज ने अनेक राजाओं पर आक्रमण करके अगस्त से भी अधिक अपने आप को चमकाया था। इसका जो है प्रशंसा किया गया है इस प्रकार से ग्वालियर की प्रशस्ति में। इसके अलावा देखिए उसके सिक्कों पर वराह सिरोधारी मनुष्याकृति इस बात का सूचक है कि वह स्वयं को विष्णु का अवतार भी मानता था, यानी यह विष्णु का उपासक था और अपने आप को उनका अवतार भी मानता था। इसके सिक्कों के सूर्य चक्र उसे चक्रवर्ती शासक भी घोषित करते हैं। इसके अलावा देखिए जो मुस्लिम अरब यात्री था सुलेमान, वो भी इसी के शासनकाल में भारत आया था और इसने मिहिर भोज को जुन्न के नाम से पुकारा है। इसके अलावा देखिए कुछ और इतिहासकार सुलेमान द्वारा वर्णित इसे बौर के नाम से संबोधित करते हैं, यानी जो सुलेमान इसको जुन कहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुलेमान इसको बौर के नाम से भी पुकारता था। सुलेमान ने देखिए मिहिर भोज को अरबों यानी इस्लाम का घोर शत्रु भी बताया, यानी यह अरबों से बहुत घृणा करता था, उनका शत्रु था।
उसके बाद देखिए सुलेमान ने ही इस राजा के पास सर्वश्रेष्ठ अश्वसेना थी, इसका भी उसने वर्णन किया है। इसके अलावा देखिए सुलेमान का यह कथन सत्य नहीं है कि मिहिर भोज अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता था। सुलेमान ने कहा था कि अरबों के राजा को यह सबसे बड़ा राजा मानता था, इस बात को बाद में गलत ठहराया गया है अन्य इतिहासकारों के द्वारा। मिहिर भोज ने देखिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर अपना सिंहासन त्याग दिया, यानी वह तीर्थ यात्रा पर चला गया और अपना सारा जो राजपाट था जो है अपने बेटे को सौंप देता है। उसके बाद है महेंद्रपाल प्रथम। इसने देखिए सकल कला निलय निर्भय राज की उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके समय देखिए प्रतिहार शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इसने प्रतिहार साम्राज्य को गंगा से लेकर रेवा के यानी हिमालय से विंध्य तथा पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक फैलाया था। यानी इसका जो क्षेत्र था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजसभा में देखिए राजशेखर नामक विद्वान निवास करते थे, जो इसके राजकवि भी थे और राजगुरु भी थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय राज, रघुकुल तिलक एवं रघु ग्रामणी के नाम से अपनी रचनाओं में संबोधित किया था। राजशेखर ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी की थी, जिसमें देखिए कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, हरिविलास, भुवन कोश तथा बाल रामायण प्रमुख हैं। उसके अलावा देखिए राजशेखर की रचनाओं में कन्नौज के वैभव का सुंदर चित्रण भी मिलता है और इन्होंने कन्नौज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत भी किया है। इसके बाद देखिए महिपाल प्रथम शासक बनता है, जिसको राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजाधिराज एवं रघुवंश मुक्तामणि के रूप में भी बताया है। राजशेखर ने ही महिपाल के समय राजकवि के रूप में भी अपने आप को इनके कार्यों में लगाया था। कन्नड़ लेखक पंपा ने महिपाल को गुर्जर राज के नाम से संबोधित किया है। इसी के काल में 915 ईस्वी में देखिए अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी के अनुसार बकर यानी महिपाल प्रथम ने 4 सेनाओं यानी इसने महिपाल को बकर के नाम से संबोधित किया और उसने कहा है कि इसके पास 4 प्रकार की सेनाएं होती थी और प्रत्येक सेना में 7 लाख से 9 लाख सैनिक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि यह एक सेना मुसलमानों से लड़ने के लिए, दूसरी सेना बल्लर यानी राष्ट्रकूटों से लड़ने के लिए तथा तीसरी एवं चौथी अन्य शत्रुओं से लड़ने के लिए रखा था। इसके द्वारा देखिए एक अभिलेख निर्गत करवाया गया था, जिसको सास बहु अभिलेख के नाम से जाना जाता है। महिपाल के बाद देखिए महेंद्रपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल एवं यशपाल नामक शासक हुए थे। राज्यपाल के समय ही महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। जब राज्यपाल शासन कर रहा था उस समय जो अरब आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया था, जिससे राज्यपाल देखिए कन्नौज छोड़कर बारी यानी बाड़ी के दुर्ग में जाकर छुप गया था और उसकी इसी कायरता को दिखाने की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। उसने कहा कि यह व्यक्ति कायर है, यह युद्ध नहीं लड़ पाया, डर के भाग गया, इसलिए उसने उसको पराजित करके इसको समाप्त कर दिया। राज्यपाल गजनवी के आक्रमण के भय से राजधानी कन्नौज से बारी अपना जो राजधानी स्थानांतरित कर दिया था। यशपाल देखिए गुर्जर प्रतिहारों का जो है अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत जो है चंदेल थे, गढ़वाल थे और चौहान थे। अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहार शासकों के पास भारत की सर्वोत्तम घुड़सवार सेना भी थी। तो इस प्रकार से देखिए गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं सबसे अंतिम जो है राष्ट्रकूटों के बारे में कि राष्ट्रकूटों में किस किस शासक ने कैसे कैसे शासन किया और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। देखिए राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग को माना जाता है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मयूरखिंडी थी। अमोघ वर्ष ने जो ये राजधानी मयूरखिंडी थी इसको यहाँ से हटाकर मान्यखेट में स्थानांतरित कर दिया था।
सुलेमान नामक यात्री के द्वारा देखिए राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट के जगह पर मंकीर बताई जाती है। और इसका स्रोत जो है इनके जानकारी के लिए इनके जो प्रमाण के रूप में राधनपुर एवं वनीदौरी लेख है, संजन अभिलेख है, काम्बे एवं सांगली लेख है, देवली अभिलेख है एवं राष्ट्रकूट रानी शीला महादेवी का जेतवई अनुदान ताम्रपत्र इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जिसमें देखिए पहली बात यह है कि राष्ट्रकूटों के राज्याभिषेक को उनके अभिलेखों में पटबंध संस्कार के रूप में बताया गया है। दूसरी चीज, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग दंती दुर्ग के सामंतगढ़ लेख में किया गया है और इसका प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए जो राष्ट्रकूट शासक थे वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे। ये बादामी के चालुक्यों के सामंत भी बताए जाते हैं। बादामी के चालुक्य वंश का जो विनाश है राष्ट्रकूटों के द्वारा ही किया गया था। कृष्ण तृतीय के लेखों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट जो थे वो तुंग के वंशज थे तथा उनका आदि पुरुष रट्ट नामक व्यक्ति था। संजन अभिलेख में अमोघ वर्ष प्रथम ने राष्ट्रकूटों को यदुवंशी के रूप में बताया है। उसके अलावा देखिए अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूट शासकों को बल्लर के रूप में संबोधित किया है। अब हम लोग आते हैं दंती दुर्ग के बारे में। देखिए दंती दुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर, पृथ्वी बल्लभ, खड्गवलोक नामक उपाधियां धारण की थी। इसका राज्यारोहण देखिए 733 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में दंती दुर्ग ने सिंध के अरबों को भी हराया था। इसी के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग को चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय से पृथ्वी बल्लभ एवं खड्गावलोक की उपाधियां भी प्राप्त हुई थी। इसके बाद देखिए वह विक्रमादित्य द्वितीय के कांची अभियान में भी सम्मिलित हुआ और पल्लवों को पराजित किया था। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात ही उसने चालुक्य अधीनता त्याग दी थी। इसके पहले वो चालुक्यों के अधीन था, लेकिन जैसे विक्रमादित्य की मृत्यु होती है वो चालुक्यों की अधीनता से अपने आप को मुक्त कर लेता है। संजन के ताम्रलेख के अनुसार दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर यहाँ हिरण्य गर्भदान यज्ञ भी आयोजित किया था। यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका के रूप में अपने आप को वहां पर उपस्थित किया था। उसने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न करवाया था। उसने एलोरा में देखिए दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया और यह मंदिर इस समय बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में माना जाता है। इसके बाद देखिए कृष्ण प्रथम शासक बनता है और यह दंती दुर्ग का चाचा था। इसकी उपाधि शुभतुंग एवं अकाल वर्ष के रूप में प्राप्त हुई है। इसने देखिए एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। एलोरा का जो दशावतार मंदिर था वो उसने बनवाया था और इसके बाद कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय शासक बना, जिसकी उपाधि प्रभूत वर्ष विक्रमालोक के रूप में मिलती है। इसके बाद देखिए ध्रुव शासक बनता है। इसने देखिए कलिवल्लभ, निरूपम एवं धारा वर्ष की उपाधि धारण की थी। इनके काल में ही त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम ध्रुव ने ही उत्तर अभियान करके प्रतिहार शासक वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को हराया था। यानी इन तीनों के द्वारा ही सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी और इसने दो अपने प्रतिद्वंदियों को इस युद्ध में हराया भी था। ध्रुव ने दक्षिण में गंगराज और कांची के पल्लव नरेश को पराजित किया था। इसका एक अभिलेख पटडकल से भी मिलता है। इसको देखिए पटक्कल भी कहा जाता है। इसके बाद गोविंद तृतीय इनका शासक बनता है। इसका उपनाम देखिए जगत तुंग प्रथम के नाम से मिलता है। इसने देखिए प्रभूत वर्ष, पृथ्वी बल्लभ और श्री बल्लभ की उपाधि धारण की थी। अभिलेखों में देखिए शक संवत 730 यानी 808 ईस्वी के द्वारा इसको निर्गत किया गया था। राधनपुर एवं वाणी दिंदोरी लेख जो है गोविंद तृतीय का ही बताया जाता है। इसने देखिए अपने जीवन काल में इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि बताया जाता है कि उसके घोड़े शत्रु देश में पदार्पण किए बिना हिमालय से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। देखिए इसको बताया जाता है कि इसका जो क्षेत्र था हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था और इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इसके द्वारा देखिए सबसे पहले
कहा जाता है कि इसने अपने भाई इंद्र की मदद से अपने दूसरे विद्रोही भाई स्तंभ के नेतृत्व में बने 12 राजाओं के संघ को भी हराया था। इसने केरल, पांड एवं श्रीलंका अभियान भी किया था। इसके अलावा इसने देखिए लंका के राजा एवं मंत्री को हालापुर में लाकर बंदी बनाकर रखा था। राधनपुर लेख में इसकी तुलना यदुवंशी कृष्ण से भी की गई है। इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को रणभूमि में पराजित किया था। अतः परिणाम स्वरूप धर्मपाल ने इसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद देखिए गोविंद ने बेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य से भी झाड़ू लगवाया था, ऐसा प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश में गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष संभवतः सबसे महान शासकों में माने जाते हैं। अल्टेकर महोदय ने गोविंद तृतीय को सर्वाधिक योग्य शासक के रूप में बताया है। अब है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष देखिए 814 से 878 ईस्वी तक शासन करता है। इसका मूल नाम सर्ववा मिलता है। इसने देखिए वीर नारायण, नृपतुंग, अतीश धवल तथा महाराजा संड के रूप में उपाधियां धारण की थी। इसका जन्म देखिए नर्मदा तट पर श्री भवन के रण शिविर में हुआ था। इससे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं कि अमोघ वर्ष कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना, कवि राजमार्ग का लेखक भी था और इसने संस्कृत में रत्न मालिका का भी आलेखन किया था। इससे संबंधित जो अभिलेख है देखिए वो नीलगुंड अभिलेख 866 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। संजन ताम्राभिलेख यह संवत 793 यानी 871 ईस्वी का है। इसको गोविंद तृतीय का पुत्र बताया जाता है। जब यह शासक बना तो इसकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। इसके बाद देखिए कुछ समय बाद इसको सिंहासन से हटा दिया गया, लेकिन सभी शत्रुओं को हराकर वह पुनः शासक बन जाता है। इसने देखिए वीर नारायण की उपाधि चालुक्य शासक को हराकर धारण की थी। संजन ताम्राभिलेख के अनुसार देखिए उसने अपने राज्य को महामारी यानी भीषण अकाल से बचाने के लिए लक्ष्मी देवी को अपनी एक अंगुली काटकर चढ़ा दी थी, जिसके वजह से यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और इसकी प्रशंसा की गई थी। अमोघ वर्ष की तुलना देखिए शिव, दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से भी की जाती है। सुलेमान नामक यात्री ने देखिए अमोघ वर्ष के दरबार में 851 ईस्वी में अपने आप को उपस्थित किया था और उसके अनुसार उसका साम्राज्य विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताया जाता है, जिसमें देखिए रोमन, चीन एवं बगदाद प्रमुख थे और चौथा साम्राज्य इसी का था। इसके बाद देखिए अमोघ वर्ष ने बनवासी में जैन विहार बनवाया था तथा गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक भी नियुक्त किया था। इसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन एवं गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य भी निवास करते थे। ये दोनों प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, यानी जैनियों के आचार्य थे और ये दोनों लोग इसी के दरबार में रहते थे। इसके दरबार में देखिए शाक्तायन ने अमोघ वृत्ति का भी लेखन किया था। जिनसेन अमोघ वर्ष का गुरु था और उसी के प्रभाव में आकर अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को भी स्वीकार किया था और वो जैन अनुयायी बन गया था। वो जैनियों में देखिए श्वेतांबर का नहीं बल्कि दिगंबर शाखा का अनुयायी था। मान्यखेट नगर का निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम को ही माना जाता है। वह इस नगर को देवराज इंद्र की नगरी से भी सुंदरता में बढ़ा चढ़ाकर बनवाना चाहता था। कुछ इतिहासकार के द्वारा देखिए अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक भी माना जाता है, जबकि कुछ इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है। सांसारिकता से उबकर तथा जैन धर्म के प्रभाव में अमोघ वर्ष ने स्वयं ही राज त्याग कर दिया था। इसके बाद देखिए कृष्ण द्वितीय एवं इंद्र तृतीय शासक बनते हैं। कृष्ण द्वितीय की उपाधि अकाल वर्ष थी और उसने चेदी शासक कोक्कल की हैया कुमारी से विवाह किया था। इसके बाद देखिए इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय की उपाधि देखिए राजमार्तंड, नित्यवर्ष, कीर्ति नारायण के रूप में ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्राप्त हुई है। यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। इसका समकालीन प्रतिहार शासक महिपाल था। इसने देखिए कोक्कल की पौत्री विजाम्बा से विवाह किया तथा चेदी में एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। इसको शैव धर्मानुयायी बताया जाता है क्योंकि उसकी उपाधि
परम माहेश्वर के रूप में प्राप्त हुई है। इसके देखिए शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अब है अगला जो है कृष्ण तृतीय। इसने देखिए कांची, युमंत, जयाकोंड, दक्षिणापथ का ईश्वर नामक उपाधियां धारण की थी। इसने 950 ईस्वी में देखिए तक्कोलन के युद्ध में चोलों को पराजित कर इनके इतिहास को कुछ समय के लिए अंधकार में ढकेल दिया था। इसने देखिए चोल मंडलम को जीतते हुए रामेश्वर तक हमला किया था और इससे दक्षिण भारतीय शासक बहुत ज्यादा भयभीत हुए थे। इसके दरबार में देखिए कन्नड़ भाषा के विद्वान पूर्ण रहते थे और उन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद देखिए खोटिक अमोघ वर्ष चतुर्थ नाम से 2 शासक बने। अब देखिए गोविंद चतुर्थ, इसकी उपाधि सुवर्ण वर्ष थी। इससे संबंधित जो अभिलेख है शक संवत 852-930 ईस्वी का काम्बे लेख तथा सांगली लेख प्रमुख है। इसमें देखिए गोविंद चतुर्थ को प्रभुत्व वर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। गोविंद चतुर्थ के समय एक जनविद्रोह हुआ जिसका वह सामना नहीं कर सका और उसका साम्राज्य विघटित हो गया। अंतिम राष्ट्रकूट शासक जो देखिए कर्क द्वितीय को बताया जाता है और 10वीं शताब्दी में परमारों ने मान्यखेट पर कब्जा कर लिया, जिसके पश्चात राष्ट्रकूटों का पतन हो गया। यानी राष्ट्रकूटों का पतन करने के बाद परमारों ने इनके क्षेत्र पर शासन स्थापित कर लिया था। अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूटों की सेना का सबसे शक्तिशाली भाग पैदल सेना थी। राष्ट्रकूटों की सेना का मुख्यालय मान्यखेट में था। अरब लेखकों यानी अबू जैद के अनुसार राष्ट्रकूट राजवंश की महिलाएं चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी और कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों की मुद्राओं पर कभी विष्णु के वाहन गरुड़ का तो कभी योग मुद्रा में बैठे शिव का भी अंकन प्राप्त हुआ है। जैन धर्म का देखिए राष्ट्रकूटों के यहाँ काफी प्रचार प्रसार हुआ। इस धर्म को राजकीय संरक्षण भी अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय के द्वारा प्रदान किया गया। इंद्र चतुर्थ ने श्रवण बेलागोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्णन किया था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उसी प्रकार से इसने भी श्रवण बेलागोला में अपने आप को संलेखना प्रथा के द्वारा मृत्यु को त्याग दिया था। इसने देखिए जैनाचार्य गुणभद्र का शिष्य बनाया था अपने आप को, जिसके काल में कर्नाटक के सौदर्निती एवं मूलगुंड में जैन मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। इसके दरबार में लोकसेन ने जैन पुराणों का संकलन भी किया था। इस समय देखिए बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कन्हौरी में था। कन्हौरी को इन्होंने बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बनाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया और उन्होंने कन्हेरी की बौद्ध गुफा से कई लेख लिखवाए थे, जिसमें अमोघ वर्ष का लेख प्राप्त हुआ है। राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की थी। महान अपभ्रंश कभी स्वयंभू संभवतः राष्ट्रकूटों के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूटों ने ही देखिए एलिफेंटा और एलोरा के गुहा मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। अब इन तीनों शासकों के शासन के बारे में जानने के बाद हम लोग इनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ संघर्ष था, जिसको त्रिपक्षीय या त्रिदलीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह संघर्ष देखिए हर्ष के शासन काल के बाद रिक्त हुए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ था। इस संघर्ष का एक कारण यह भी था कि पाल एवं प्रतिहार शासक जो थे वो बनारस से बिहार तक का क्षेत्र जीतना चाहते थे, जिसके वजह से यह संघर्ष हुआ। महमूद गजनवी के अनुसार कन्नौज तथा मथुरा के मंदिरों जैसा कोई अन्य वास्तु यदि कोई निर्मित करना चाहता है तो उसे 200 वर्ष का समय तथा 1 लाख सोने की दिनारें खर्च करनी पड़ेंगी। यानी महमूद गजनवी के द्वारा भी कन्नौज और मथुरा का बहुत बढ़ चढ़कर बखान किया गया था। देखिए गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल तथा दक्षिण में दक्कन के राजपूत शासकों ने हिस्सा लिया, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। इसमें 3 शासकों ने हिस्सा लिया था, इसलिए इसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष पड़ा। राष्ट्रकूट देखिए दक्षिण भारत की पहली शक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया।
इसमें देखिए ध्रुव, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत में गंगा घाटी तक अभियान भी किया था। यह संघर्ष देखिए 6 चरणों में पूरा होता है और इस संघर्ष में जो अंतिम सफलता वो गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित देखिए जो महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन कौन से थे। देखिए गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्र पाल ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव ने इसमें हिस्सा लिया, गोविंद तृतीय ने लिया, अमोघ वर्ष प्रथम ने लिया और कृष्ण द्वितीय ने लिया। उसी प्रकार पाल शासकों में धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायण पाल ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। इस संघर्ष की देखिए शुरुआत जो हुई थी प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। इसने देखिए पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, तभी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित कर राजस्थान के मरुस्थल में खदेड़ दिया था। तो सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद देखिए ध्रुव की विजय भी अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि तभी राष्ट्रकूट दरबार में उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया और उसको दक्षिण वापस लौटना पड़ा। दूसरे चरण में देखिए पाल और प्रतिहारों के बीच संघर्ष हुआ और राष्ट्रकूट इसमें सम्मिलित नहीं हुए। कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि इस समय कन्नौज पर आयुध वंश के 2 भाई चक्रायुध और इंद्रायुध में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था और धर्मपाल ने चक्रायुध का साथ दिया और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसी समय धर्मपाल ने देखिए उत्तर भारत के शासकों की सभा बुलाई थी और अपने को उत्तरापथ का स्वामी करार दिया था। तीसरे चरण में प्रतिहार शासक बाणभट्ट द्वितीय कन्नौज से चक्रायुध को खदेड़ने में कामयाब हुआ। उसने धर्मपाल को पराजित किया, किंतु उसकी विजय स्थायी न रह सकी, क्योंकि तभी राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत का अभियान किया और बाणभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। चौथे चरण में देखिए गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में अपना दबाव बनाए रखा और उसने प्रतिहारों से मालवा का क्षेत्र छीन लिया और उपेंद्र नामक व्यक्ति को वहां पर शासक नियुक्त कर दिया। पांचवें चरण में राष्ट्रकूट इससे अलग रहे, क्योंकि उत्तराधिकार की समस्या से निपटने के लिए गोविंद तृतीय को दक्षिण लौटना पड़ा। उस काल में प्रतिहार शासक रामभद्र एक कमजोर व्यक्ति था, जबकि दूसरी तरफ पाल वंश को धर्मपाल एवं देवपाल जैसे शासकों की सेवा प्राप्त हुई थी। अतः पाल वंश का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। छठे चरण में राष्ट्रकूट शासक अलग रहे, क्योंकि अमोघ वर्ष शासक बन चुका था, किंतु उसके विरुद्ध चुनौती अभी भी विद्यमान थी। इस चरण में देखिए प्रतिहारों का वर्चस्व स्थापित हुआ, क्योंकि प्रतिहार वंश को मिहिर भोज और महेंद्र पाल जैसे शासकों की सेवा प्राप्त हुई थी। दूसरी तरफ पाल वंश में विग्रहपाल एवं नारायण पाल जैसे कमजोर शासक हुए थे, जिसकी वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए कुल मिलाकर 200 वर्षों तक चला था और इसमें अंतिम में कन्नौज पर शासन जो है प्रतिहार शासकों ने स्थापित किया था और उन्होंने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, जिन्होंने कन्नौज के ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में संघर्ष किया और इस संघर्ष में 200 वर्षों का समय लगा, जिसमें लास्ट में प्रतिहारों ने सफलता प्राप्त की। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाता है। आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।